Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 20th June 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. In this video, we're going to discuss a draft National Data Governance Framework Policy. तो रिसेंटली एक ड्राफ्ट प्लान रिलीज़ किया गया है अबाउट द नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क. इस फ्रेमवर्क में क्या है, इस प्लान में क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. इस इशू को हम डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोना टॉक अबाउट द पेमेंट्स विजन 2025. ये आर्टिकल इंडियन इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2025 अनवील किया है. इसका इंटेंशन क्या है, एम क्या है, व्हाट इज़ दिस पेमेंट विजन 2025, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट सुपर मून. रिसेंटली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रॉबेरी सुपर मून देखा गया था. तो ये सुपर मून क्या है, इसे स्ट्रॉबेरी सुपर मून क्यों कहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. So let's get started. So our first article today, it is important from GS paper 2 point of view. This relates to government policies and intervention because recently Ministry of Electronics and IT इन्होंने एक ड्राफ्ट प्लान रिलीज़ किया है. दिस ड्राफ्ट प्लान इज़ ऑन द नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क. तो इस आर्टिकल में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो पॉलिसी आई है, जो ड्राफ्ट प्लान आया है अबाउट द नेशनल डाटा गवर्नेंस, ये क्या है, इसका एम क्या है, एंड इंडिया के अंदर डाटा गवर्नेंस को लेकर कौन कौन से हमारे पास मेजर पॉलिसीज़ हैं, उन सबको हम इसे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इस नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी के ड्राफ्ट को डिस्कस करते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, इस पॉलिसी का जो फोकस है that is to improve data sharing, government data sharing. इसको लेकर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, उसे इम्प्रूव करना. साथ ही में we need to promote principles about privacy and security by design, and we need to encourage the use of anonymization tools, कि किस तरीके से जो anonymity है वो बनी रहे. तो यही मेन फोकस है इस पॉलिसी का कि गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग को यहाँ पे उसको लेकर इम्प्रूव किया जाए, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, और जो एनोनिमस टूल्स होते हैं इनको इनकरेज किया जाए. इफ़ वी लुक एट द मेन एम ऑफ दिस नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, सो द एम इज़ टू स्टैंडर्डाइज द गवर्नमेंट डाटा कलेक्शन. गवर्नमेंट जो डाटा कलेक्शन करती है उसको स्टैंडर्डाइज करना, एंड इसकी मैनेजमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, डाटा लेड रिसर्च के साथ एक कैटलाइज करना, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसको डेवलप करना. दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी. नाउ इसे लेकर इस ड्राफ्ट में कहा गया है दैट वी नीड टू सेट अप इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें तो सेम लाइंस पे यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल डाटा मैनेजमेंट ऑफिस है. तो सिमिलरली इंडिया के अंदर भी इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए. वी नीड टू सेटअप दिस. और इस ऑफिस को जो सेटअप किया जाएगा, इट विल बी डन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन. दैट विल बी फॉर फ्रेमिंग एंड मैनेजिंग एंड ऑल्सो पीरियडिकली रिवाइजिंग द पॉलिसी. तो मेन टेक अवेज क्या लेंगे यहाँ पे, डाटा शेयरिंग, डाटा कलेक्शन को लेकर ये हमारी गवर्नेंस पॉलिसी का डाटा रिलीज़ किया गया है, ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है. और इसमें बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस को सेटअप किया जाए, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर सेटअप किया जाएगा. देन एज पर दिस ड्राफ्ट जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सबको अपना डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स को सेटअप करना होगा. एंड जो डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी वो उनको हेड किया जाएगा बाय द चीफ डाटा ऑफिसर. तो जो चीफ डाटा ऑफिसर है और जो डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाटा गवर्नेंस पॉलिसी. तो हर एक मिनिस्ट्री के अंदर डाटा गवर्नेंस यूनिट होगी जिसे कि चीफ डाटा ऑफिसर हेड करेगा, एंड दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस डाटा गवर्नेंस पॉलिसी. नाउ
इसके बाद अगर हम यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डाटा की बात करें, तो इस पॉलिसी के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी इनकरेज किया गया है टू शेयर देयर नॉन पर्सनल डाटाज विद द स्टार्टअप्स। ना ये एक एफर्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज़ भी अपना जो नॉन पर्सनल डाटा है वो स्टार्टअप्स के साथ शेयर करें। एंड फॉर दिस हमारा जो IDMO सेटअप किया जाएगा, इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, ये एक प्रोटोकॉल जो होगा उसमें नोटिफाई करेगा अबाउट शेयरिंग ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा सेट, जिसमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट ये सब इंश्योर करते हुए जो नॉन पर्सनल डाटा सेट्स हैं उनको शेयर किया जाएगा। एंड जो इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस होगा ये अपने अपने रूल्स नोटिफाई करेगा, जिसके साथ दे विल प्रोवाइड डाटा एक्सक्लूसिवली टू इंडियंस और द इंडिया बेस्ड रिक्वेस्टिंग एंटिटीज़। ये जितना भी नॉन पर्सनल डाटा सेट है ये इंडियन को और इंडिया बेस्ड एंटिटीज़ को दिया जाएगा। सो आफ्टर दिस हमें समझना होगा कि ये जो ड्राफ्ट इंडिया असेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 ये रिसेंटली सेंटर ने रिलीज़ किया था। ड्राफ्ट इंडिया डाटा असेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी। नाउ लेकिन ये जो पॉलिसी का जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था स्पेशली बाय द इंटरनेट्स एक्टिविस्ट एंड कुछ सोशल सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने भी इसको अपोज किया था, क्योंकि इसमें ये क्लॉज डाला गया था कि जो नॉन पर्सनल डाटा है इसको मोनेटाइज किया जाएगा व्हेन इट इज़ गैदर्ड फ्रॉम द सिटीजन्स। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी डाली है, जो न्यू फ्रेमवर्क आया है अंडर दिस नेम ऑफ दिस नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, उसके अंदर अब इसे इस क्लॉज को छोड़ दिया है। जो चेंजेस किए गए हैं इस नए फ्रेमवर्क में, इसमें ये जो कंटेंशियस क्लॉज था कि डाटा की जो गवर्नमेंट ने सेल की, जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी ओपन मार्केट में सेल होगी, अब इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल में देखिए हम एक टर्म बार बार बोल रहे हैं, हम यहाँ पे नॉन पर्सनल डाटा टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है ये पर्सनल डाटा, क्या होता है नॉन पर्सनल डाटा, क्या होता है? इसको समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड डाटा कैटेगराइजेशन, डाटा को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम पर्सनल डाटा की बात करें तो इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पर्सनस नेम, एज, जेंडर, देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, देयर बायोमेट्रिक्स, देयर जेनेटिक डिटेल्स, ये उनका पर्सनल डाटा है। लेकिन जब हम नॉन पर्सनल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये वो सेट ऑफ डाटा है जिसके अंदर कोई भी आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसे नॉन पर्सनल डाटा कहा जाता है। अब ये जो नॉन पर्सनल डाटा है इसको भी बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज आर देयर। वन इज़ पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, सेकेंड वन इज़ कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा एंड थर्ड वन इज़ प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा की। तो जितना भी डाटा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो कलेक्ट करती हैं, कैसे? अभी सेंसस होगा, सेंसस के टाइम पे डाटा कलेक्ट किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये डाटा कलेक्ट करती हैं, कितना टोटल टैक्स रिसीट आया एक पर्टिकुलर पीरियड में, कितनी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है, कि जो पब्लिकली फंडेड वर्क्स हैं कैसे हुए, कहाँ हुए, ऑल ऑफ दिस डाटा, दिस इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज कलेक्ट करती हैं, इसे आप स्टोर करते हैं अंडर पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा। और इसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा। ना जो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा है इसमें जो भी डाटाज हैं, जैसे कि जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ पीपल जो हैं इधर इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कुछ सेट ऑफ लोगों को आपने यहाँ पे चुना है, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जॉब के बेसिस पे हो, कोई भी कॉमन सोशल इंटरेस्ट के बेसिस पे जब कुछ सेट ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई हमारी राइड हेलिंग ऐप्स हैं ना, राइड हेलिंग ऐप्स, वहाँ से आपने डाटा लिया, या फिर टेलीकॉम कंपनी से डाटा लिया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का डाटा जो है वो उन कम्युनिटी का नॉन पर्सनल डाटा कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। एंड देन लास्टली वी हैव प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा।
ना प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा के अंदर मेनली जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ से डाटा डिराइव किया जाता है, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। अब ये जो हमारी नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी का हमारे पास ड्राफ्ट आया है, बट इस पूरे स्फेयर में देर आर सम चैलेंजेस। एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारे पास जो इंडिया स्पेसिफिक डाटा जो है उसकी जो लार्ज रिपोजिटरी है उसे कौन किसके अंडर क्रिएट किया जाएगा? नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी के अंडर जो रिपोजिटरी है वो इसे फ्रेमवर्क किया जाएगा, and it will be available for commercial operations of the big techs। तो जो डाटा शेयरिंग है वो कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए बिग टेक्स के साथ शेयर की जाएगी, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ऑल्सो यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स को भी हमें देखना होगा। हमने पढ़ा कि ये जो डाटा सेट है, जो रिपोजिटरी बनाई जाएगी, इट विल बी ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन स्टार्टअप्स, लेकिन अभी तक इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि कौन से इंडियन स्टार्टअप्स, वो जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं या फिर वो जिनके ऑपरेशंस कुछ और कंट्री में भी चल रहे हैं। हम किस तरह इंडियन स्टार्टअप्स कहेंगे, किसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी यहाँ पे मिसिंग है, क्लैरिटी नहीं है। देन व्हाट अबाउट इज़ कंसर्न कि ये जो नॉन पर्सनल डाटा की जो डेफिनेशन है इसमें भी थोड़ा सा कंसर्न है कि देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट बाउंड्री जो कि नॉन पर्सनल डाटा को डिफाइन करे, एंड देर आर मैनी नॉन पर्सनल डाटा सेट्स जिसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने यही कहा कि नॉन पर्सनल डाटा के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो डाटा आता है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे डाटा सेट्स हैं जिनको अगर आप कंबाइन कर दें किसी और डाटा के साथ तो आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। सो वी नीड एन एक्चुअल बाउंड्री कि कहाँ से कौन सा डाटा नॉन पर्सनल है, कौन सा डाटा पर्सनल है। Then the next challenge is about data centralization. Now अगर हम इस framework के हिसाब से देखें, so when world is moving towards decentralization, we are moving towards centralization. जब हम blockchain technology देखते हैं, that's the perfect example of how we are decentralizing, the world is decentralizing, but in terms of data, and ये जो policy है it somewhat moves towards data centralization. और हमने यहाँ पे जो IDMO की बात की है, दी इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, इस IDMO का ऑपरेशन क्या होगा, क्या क्या फंक्शंस होंगे ऑपरेशंस को, यहाँ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। तो देखें, आजकल के टाइम में डाटा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल रिसोर्स, एंड इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ दी डाटा रिपोजिटरी, बिगेस्ट डाटा रिपोजिटरी, और किसी के पास नहीं जितना गवर्नमेंट के पास है। और ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है इट इज़ एसेंशियल, क्योंकि करंटली हमारे पास जो नॉन पर्सनल डाटा है इंडिया में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लीगल मेजर नहीं है। सो इट काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइंस द गवर्नमेंट्स डाटा and sharing with faces several bottlenecks today। लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी हमारे पास आई है अबाउट डाटा गवर्नेंस, कि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हमारी गवर्नमेंट अब इस स्फेयर के अंदर ये जो इमेंस वैल्यू है इसे रिकॉग्नाइज कर रही है, एंड नाउ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स अनलॉकिंग दिस सेक्टर एंड हार्नेसिंग द नॉन पर्सनल डाटा। यहाँ से एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक आइडिया हमें होना चाहिए कि बाकी और कंट्रीज़ के अंदर डाटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर कैसे लॉज हैं। तो मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर डाटा प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अगर हम यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, सो वी हैव यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो जो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, दे ड्राफ्ट रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग सेंसिटिव एंड पर्सनल डाटा आउटसाइड द EU कंट्रीज़। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वहाँ से कैसा डाटा ट्रांसफ़र होगा, कैसा नहीं, उसको लेकर रूल्स बनाए जाते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव टू टेक कंसेंट बिफोर ट्रांसफरिंग एनी पर्सनल डाटा, स्पेशली आफ्टर पोस्ट ब्रेग्जिट।
ब्रिटेन ने GDPR को अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू दे कैन फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द फॉर्मर एंड द EU. सिमिलरली चाइना ने भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ ड्राफ्ट किया था इन सेकेंड हाफ ऑफ 2020, एंड इस लॉ के थ्रू जो रेजिडेंट्स हैं दे हैव द पावर टू विड्रॉ परमिशन टू शेयर देयर डाटा and the right to delete data while ensuring that their protection during cross-border data transfer. Canada भी अपने data protection laws को revamp कर रहा है. Now they are also including the private right to action and the hefty fines in case of data protection. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट्स अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सो दिस इशू इज़ इन न्यूज़ especially after the survey of National Election Watch and Association for Democratic Rights. According to this survey, 40% of the newly elected members, they have declared criminal cases and 12% have serious criminal cases pending against them. तो यहाँ से पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन का जो इशू है ये रेज होता है. अगेन ये टॉपिक GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स दैट देयर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स. जब हम ये कह रहे हैं कि 40% न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स के डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, 12% के केसेस पेंडिंग हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, तो क्या इसका मतलब ये है दैट क्रिमिनल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स? इट बेसिकली मीन्स दैट पीपल हु हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड, दे आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस एंड ऑल्सो दे आर गेटिंग सेलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं और वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं, इलेक्ट भी हो रहे हैं. So what could be the reason of the criminalization of the politics? सबसे जब हम रीजन्स के ऊपर आते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न जो हमेशा बना रहता है दैट इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. टिल डेट हम हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसे रिफॉर्म कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन भी इसे लेकर करता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन रिफॉर्म्स की बात करता है. बट इट इज़ एक्चुअली पार्लियामेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to amend the Representation of Peoples Act 1951. क्योंकि जो Representation of Peoples Act है, this deals with disqualification of candidates. ऐसे कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई किया जाए जिनके अगेंस्ट चार्जेस किसी कोर्ट में प्रूव हो चुके हैं फॉर सीरियस ऑफेंस. हालांकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जब तक पार्लियामेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करना है और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स में ये क्लॉज ऐड करना है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो प्रूव हो चुके हैं फॉर एनी सीरियस ऑफेंस, दे आर डिसक्वालिफाइड. फिर एक और इशू यहाँ पे आता है दैट इज़ यूज़ ऑफ मसल पावर बाय द पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस मसल पावर यूज़ करके अपनी वोट्स कलेक्ट करते हैं अपने फेवर में. ऑल्सो दे यूज़ मनी एंड अदर फ्रीबीज इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, एंड दीज काइंड ऑफ इफेक्ट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट. यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसकी भी वायलेशन देखी जाती है. हर एक इलेक्शन में देखते कोई ना कोई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसे वायलेट कर रहा है. वोटर्स के अंदर कैंडिडेट्स का जो क्रिमिनल उनकी जो एंटीसीडेंट्स हैं उसके बारे में कोई उनके पास अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है. दे लैक अवेयरनेस. देयर इज़ लैक ऑफ गवर्नेंस. अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बाकी लीगल मैकेनिज़म्स जो हैं, दे आर नॉट फुल्ली फॉलोड, जिसकी वजह से एक एनार्किक एनवायरनमेंट बना हुआ है हमारी कंट्री में. लॉ ब्रेकर्स दे एंड अप बिकमिंग लॉ मेकर इन अ कंट्री, एंड पीपल स्टिल गो बाय कास्ट सिस्टम and they favor their candidates on the basis of the caste, religion, instead of considering their actual background of the candidate. We are more polarized towards caste or religion.
और इस इशू को लेकर लॉ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसकी अमेंडमेंट को रिकमेंड किया था। दे सजेस्टेड कि ऐसे पर्सन्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है दे शुड बी डिसक्वालीफाइड फॉर 5 years और अंटिल एक्विटल। दे ऑल्सो रिकमेंडेड कि जो ऐसा पर्सन इन दोज हु वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन उनको अपने पेंडिंग केसेस की डिटेल फर्निश करनी हो, FIR की कॉपी, कंप्लेन की कॉपी, दे शुड फर्निश ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ देयर एसेट्स ऑल्सो। लेकिन इन रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ to publish the details regarding the pending criminal cases against their chosen candidates, not only in local newspaper but also on the party websites and on the social media handles. और डायरेक्टिव्स यही दिए गए हैं दैट उनको अपना एसेट डिस्क्लोजर भी करना होगा, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो कैंडिडेट्स के हैं वो भी डिस्क्लोज करना होगा। एंड देयर शुड बी स्पेशल कोर्ट्स इन ऑल द स्टेट for the quick disposal of the cases which are in which the elected representatives are involved. So what could be the measures, what step we can take? So the persons, those who are accused of the crime, they should not be allowed to stand in elections. जो political parties हैं उनको खुद को ही ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए जो कि tainted हैं, जिनके खिलाफ criminal cases हैं। जुडिशरी का रोल भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि जुडिशरी को भी जो पेंडिंग केसेस हैं, जो न्यू केसेस हैं, उनको डिसाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो पार्टीज़ हैं उनको अपने अपने कैंडिडेट्स के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की डिटेल देनी होगी और बताना होगा दैट वाई दे कुड नॉट हैव सेलेक्टेड अ कैंडिडेट विदाउट सच अ रिकॉर्ड। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है, ऐसी रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, इनको हमें फॉलो करने की भी ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन शुड ऑल्सो इशू अ शो कॉज नोटिस टू द पार्टी। अगर इलेक्शन कमीशन को भी ऐसा लगता है कि पार्टी को रीज़न देना चाहिए फॉर सेलेक्टिंग दिस कैंडिडेट जिनके ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है एंड दे आर नॉट इन कंसोनेंस विद द इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे केस में उस पॉलिटिकल पार्टी को भी शो कॉज नोटिस दिया जाए। Election Commission can register a political party but they cannot deregister it. तो ऐसे जो अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, और ताकि एक क्लीनर इलेक्टोरल प्रोसेस हो सके, हमें इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन अप करना होगा, इलेक्शन कमीशन को और पावर्स देनी होंगी। ऑल्सो देयर आर रिकमेंडेशंस ऑफ NN वोहरा कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन सभी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो हमने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, इट शुड बी अमेंडेड सो दैट वी कैन डीबार अ पर्सन हु हैज़ दिस क्राइम रिकॉर्ड, वी कैन डीबार देम फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। एंड जो कंपेन में जो फंडिंग होती है इसको और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को शुरू किए गए हैं इस प्रोसेस में, it is only scratching the surface, we need to make it more transparent. और यहाँ पे नोटा का रोल भी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 इसमें रूल आउट किया था कि वोटर्स को नोटा का ऑप्शन देना चाहिए ऑन द EVM, और ये इंश्योर किया जाए कि ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए है कि जिनको नहीं लगता कि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट उनके लायक है। बट दिस ऑप्शन इज़ नॉट येट फुल्ली बीइंग यूज्ड। इफ द परसेंटेज शेयर ऑफ वैलिड वोट इज़ मैक्सिमम फॉर नोटा, अगर ऐसा हो कि नोटा का जो शेयर है वो मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में जो इलेक्शंस हैं दे शुड बी हेल्ड नल एंड वॉइड, और जो फाइनल पावर है वो किसके हाथ में रहेगी? सिटीज़न ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगी। किसको चूज़ करना है, कैसे कैंडिडेट को चूज़ करना है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स लेकर भी आ रही हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं, डोंट चूज़ देम, गो फॉर नोटा। So there cannot be an electoral reform without judicial and police reforms.
यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें, आईपीसी की बात करें, ऑल ऑफ दिस शुड असिस्ट इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे केसेस के ट्रायल हो, दे शुड बी एक्सपेडिटेड एंड दे शुड बी एन एफर्ट टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द वोटर्स। एंड हमें ये मेक श्योर करना होगा दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर एंड देयर ओनली मोटिव इज़ वाइल इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट पेमेंट्स विजन 2025। सो रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2025 अनवील किया है, दैट इज़ टू इंक्रीज़ ई पेमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए इस पेमेंट विजन 2025 को अनवील किया गया है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पेमेंट विजन 2025। सो हमारे पास इससे पहले पेमेंट विजन 2019 टू 2021 पहले आया था, और इसी के इनिशिएटिव के बेसिस पे ही पेमेंट विजन 2025 को भी बिल्ड किया गया है। और इसका एम है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिले, हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो जिसके थ्रू हम हमारी कंट्री के अंदर जो पेमेंट है, जो सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसे डेवलप कर सकें। एंड द थीम फॉर पेमेंट विजन 2025 इट्स 4 E's। 4 E आते हैं इसके अंदर। ई पेमेंट्स आर फॉर एवरीवन, एवरीवेयर and every time. E-payments are for everyone, everywhere and every time. The objective of this Payment Vision 2025 is basically to provide every user with safe and secure, fast and convenient, accessible and affordable e-payment option. जो एक्टिविटीज़ इस पीरियड में की जाएंगी अप टिल 2025, they will be the part of this vision. इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, इन सबके साथ इसे ब्लेंड करना होगा ना। यहाँ पे अगर हम इस डॉक्यूमेंट का विजन देखें तो आरबीआई के इस डॉक्यूमेंट में ये प्रपोज किया गया है दैट वी नीड टू एनेबल जियो टैगिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जियो टैगिंग एनेबल करनी होगी। And we need to revisit the guidelines for prepaid payment institutes। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी जो गाइडलाइंस इनको हमें रिविजिट करना होगा, इंक्लूडिंग द क्लोज सिस्टम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, इन सब की रेगुलेशन करनी होगी हमारे पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनको लिंक करना होगा। जो क्रेडिट कंपोनेंट्स हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स के, उनको यूपीआई के साथ लिंक करना होगा। कुछ प्रपोजल्स ये भी हैं कि जो हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, इसमें इन्हांसमेंट करनी होगी। इसके अंदर वन नेशन वन ग्रिड का एक क्लियरिंग और सेटलमेंट पर्सपेक्टिव हमें लेकर आना होगा। वी नीड टू क्रिएट अ पेमेंट सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट्स यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। वी नीड टू रेगुलेट बिग टेक्स। आरबीआई का ये भी प्रपोजल है कि जो बिग टेक्स हैं, जो फिन टेक्स हैं पेमेंट स्पेस में, उनको भी रेगुलेट किया जाए। और एक और चीज़ है, बाय नाउ पे लेटर सिस्टम, इसको डेवलप किया जाए इनटू न्यू पेमेंट मोड अलॉन्ग साइड विद द एग्जिस्टिंग मोड। जैसे कि हमारा जो यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, इसके साथ साथ बाय नाउ पे लेटर सिस्टम को भी डेवलप किया जाए। इस चैनल के अंदर इसको ऐड किया जाए विद फ्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स, लिवरेजेस द एग्जिस्टिंग नोडल अकाउंट, जो एस्क्रो अकाउंट होता है फॉर अथॉरिटेशन, इसकी ज़रूरत है। देयर इज़ ऑल्सो अ 3-fold जंप इन द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। देयर इज़ इंक्रीज इन डेबिट कार्ड यूजेज, देयर इज़ लेस कैश इन सर्कुलेशन राइट नाउ। तो इस विजन पीरियड के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स प्रपोज किए गए हैं कि हमारी जो चेक बेस्ड पेमेंट है, इसकी जो वॉल्यूम है,
it should be less, to be less than 0.25% of total retail payments. तो अगर ये कम होगी तो मतलब डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो रही है, ई पेमेंट ज़्यादा हो रही है. देयर शुड बी 3 times इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन. जो UPI है दे नीड टू रजिस्टर एनुअल ग्रोथ ऑफ 50%. और जो MPS है NEFT है, इसको 20% ग्रोथ शो करनी होगी. जो ट्रांजेक्शन पेमेंट ट्रांजेक्शन टर्नओवर है alongside GDP, that has to increase to 8. There should be increase in debit card transaction, debit card usage. There should be increase in PPI transaction. Card acceptance infrastructure जो है वो बढ़ाना होगा. So there are a lot of initiatives that we need to take during this period. And then lastly, we're going to talk about super moon. तो recently strawberry moon different time zones में वर्ल्ड वाइड देखा गया. तो ये जो सुपर मून क्या है, स्ट्रॉबेरी मून क्या है, इसे समझते हैं. जो सुपर मून टर्म है ये 1979 में रिचर्ड नोल इन्होंने इसे कॉइन किया था. ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर एंड सम ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स ट्राइब्स दे यूज्ड टू कॉल दिस फुल मून एज स्ट्रॉबेरी मून, क्योंकि इस दौरान स्ट्रॉबेरीज और जो बाकी फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग शुरू हो जाती थी. तो इसीलिए इसको स्ट्रॉबेरी मून नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ उनके हिसाब से इसको कुछ लोग स्ट्रॉबेरी मून भी बोल देते हैं. हमें मेनली पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस सुपर मून. देखिए, सुपर मून हम तब कहते हैं जब फुल मून और पेरिगी एक साथ आ जाए. पेरिगी मतलब वो पॉइंट, वो पोजीशन जब अर्थ और मून क्लोजेस्ट हों, और फुल मून कंडीशन जब आपको पूरा का पूरा मून नज़र आ रहा है. तो जब फुल मून पेरिगी के साथ कोइंसाइड करता है तो आपको वो अनयूजुअली बड़ा नज़र आता है, ब्राइटर नज़र आता है, क्योंकि वैसे भी फुल मून नज़र आ रहा है, प्लस इट इज़ मच मोर क्लोजर, पेरिगी के साथ आ रहा है. तो याद रखना, व्हेन फुल मून कोइंसाइड विद पेरिगी, दिस इज़ कॉल्ड एज सुपर मून. अब मून की जो रेवोल्यूशन है वो 27 डेज़ में कंप्लीट होती है. 27 डेज़ का ऑर्बिट है मून का अर्थ के अराउंड. तो मतलब हर 27 डेज़ में पेरिगी और एपोगी आधा रहता है. पेरिगी वो पोजीशन है जब अर्थ और मून क्लोजेस्ट हैं, एपोगी वो पोजीशन है जब अर्थ और मून फारदेस्ट हैं. तो ये हर 27 डेज़ में होता ही होता है. तो सुपर मून एक तरह का फुल मून है जो कि तब आता है जब पेरिगी आ चुका है, मतलब एटलीस्ट 90% ऑफ द आप पेरिगी की पोजीशन पे पहुंच चुके हो. पेरिगी और फुल मून जब इकट्ठा हो जाए, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज फुल योर सुपर मून. मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुपर मून है, ऐसी जो कंडीशन हो कि फुल मून और पेरिगी इकट्ठी हो जाए, ये 3 to 4 times अ ईयर हो पाता है. ऐसा कॉन्सिक्वेंटिवली तभी हो पाता है. एंड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, द पेरिगी एंड फुल मून दे डू नॉट ओवरलैप. बहुत 3 to 4 times ही है पूरे साल भर में जब ये ओवरलैप करते हैं, यूजुअली ओवरलैप नहीं होता है. तो सुपर मून इज़ फुल मून प्लस पेरिगी, इस चीज़ को याद रखिएगा. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.